Hello everyone, I am Shiva. I welcome you all to the Study Maniac. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। इस रिवोल्ट को लेकर भी कई स्कॉलर्स में मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो 1857 का रिवोल्ट था वो स्वतंत्रता संघर्ष था, भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष था। और कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं ये स्वतंत्रता संघर्ष नहीं था, ये जो राजा थे, जो लीडर्स थे, उन लोगों का खुद का कैंपेन था, एक अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए कैंपेन था, अपने राज्य के लिए। और कुछ स्कॉलर्स, एक आध स्कॉलर्स ये भी बोल देते हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम का युद्ध था, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ था, वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। तो आइए जानते हैं कि रिवोल्ट क्यों हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से लीडर्स थे। आइए आगे देखते हैं। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें कि रिवोल्ट हुआ, कब हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे इसकी आग लगी। फरवरी 1857 में बहरमपुर के 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सेपोइज थे, उन्होंने इनफील्ड राइफल्स को चलाने से मना कर दिया। इससे क्या हुआ कि म्यूटनी भड़क गई। अब रिफ्यूज करने का रीजन भी कुछ होगा, क्यों रिफ्यूज किया कि इनफील्ड राइफल हम नहीं चलाएंगे। इसका रीजन था कि जो ग्रीज होती है, कार्ट्रिज होती है जो इनफील्ड राइफल की थी, उसमें एक अफवाह फैली या सच्चाई थी नहीं पता कि बीफ और पिग फैट का यूज किया गया है। उसके लिए इनफील्ड राइफल को चलाने के लिए पहले इसके कार्ट्रिज को मुंह से निकालना पड़ता था, तब जाके चलती थी। इसलिए ये उन्होंने चलाने से मना कर दिया। अब 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने 2 ऑफिसर्स को मार दिया। उनको पकड़ लिया गया, मंगल पांडे जी को। 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को लटका दिया गया फांसी पे, शहीद हो गए। जनरल रीजन्स जो बताए जाते हैं कि म्यूटनी भड़कने के क्या थे कि आटा में जो डस्ट इन फ्लोर होता है उसमें बोन डस्ट मिक्स कर दिया, और दूसरा इनफील्ड राइफल। अब ये तो होगा बैकग्राउंड अपना। अब देखते हैं कि रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुआ। रिवोल्ट स्टार्ट हुआ मेरठ से 10 मई 1857 को। 11 मई 1857 में 11th में 1857 को सेपोइज का एक ग्रुप था, मेरठ से अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को मारते हुए यमुना नदी को पार किया और रेड फोर्ट दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया। उन्होंने पहुंच गए बहादुर शाह जफर के दरबार में, दिल्ली पहुंच गए। वहाँ पे इन लोगों ने बूढ़े, एकदम पावर थी नहीं, पावरलेस एकदम, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को एम्परर घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया इंडिया का। क्यों? क्योंकि इससे एक एकता लग सकती थी कि हाँ यूनिटी है, एक बादशाह हमारा पूरे इंडिया के लिए। अब बात करें अगर इसमें शामिल कौन कौन से लोग हुए। राजा शामिल हुए, रानियां भी हुई, जमींदार लोग भी शामिल हुए, सिविलियंस पीजेंट्स तक भी शामिल हुए, वर्कर्स हुए, मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग भी शामिल हुए। अब अगर बात करें कि अगर एक चीज़ इसमें थी कि ये जो रिवोल्ट था वो एक इंडिया के नदन पार्ट तक रेस्ट्रिक्टेड था, नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रह गया। ये साउथ इंडिया नहीं जा पाया, वेस्ट इंडिया नहीं जा पाया, ईस्ट इंडिया में उतना प्रभावशाली नहीं हुआ। ये एक रेस्ट्रिक्टेड रिवोल्ट बन के रह गया नदर इंडिया का, नदन पार्ट ऑफ इंडिया का। अब बात करें अगर कि रीजन्स क्या थे। रिवोल्ट तो हो गया, रिवोल्ट के रीजन क्या थे। रिवोल्ट का कोई एक रीजन नहीं था, कई रीजन्स थे। अगर इसके इमीडिएट रीजन की बात करें तो इनफील्ड राइफल हो जाएगा। और अगर इसके फंडामेंटल रीजन्स जो बहुत पहले से धीरे धीरे जिन्होंने रिवोल्ट को एक चिंगारी सी लगाई, और रीजन्स की बात करें तो 5 तरह के करेंगे। पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, सोशल एंड कल्चरल रीजन, मिलिट्री रीजन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन इवेंट्स।
एक एक करके हम सबकी बात करें तो पॉलिटिकल रीजन की अगर बात करें, पॉलिटिकल रीजन में कहेंगे सब्सिडरी अलायंसेस पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने एक पॉलिसी निकाली सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि नाम से, जिसने एक भड़का दिया, लोगों को भड़का दिया, राजाओं को उनके खिलाफ कर दिया। और दूसरी लॉर्ड डलहौजी ने एक एनेक्सेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी निकाली। इसने भी राजाओं को, रानियों को और लोगों को अंग्रेज शासन के खिलाफ भड़का दिया, एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। राज हड़प की नीति जिसे बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इल ट्रीटमेंट जो दिया बहादुर शाह जफर को, जो अंग्रेज शासन ने, उससे ना लोगों के, मुस्लिम जो लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे, उसके सेंटीमेंट, उनके सेंटीमेंट्स आहत हो गए, हर्ट हो गए उनके सेंटीमेंट्स। तो एक घृणा टाइप की बन गई उनके बीच। अब अगर इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की बात करें, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज बहुत ही बेकार थी इनकी, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त का नाम सुना होगा, और भी हैं। पीजेंट्स पे टैक्सेस ना बहुत हाई होते थे, जिससे एक अलग, मतलब पीजेंट्स का अंग्रेज शासन के खिलाफ एक अलग ही विरोध का कारण बन गया। जमींदार और तालुकदार के जो एरिया थे उनको हड़प लिया गया, जिससे वो भी इनके खिलाफ हो गए। पीजेंट्स का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया। फ्री ट्रेड पॉलिसी जो थी वो एक समान नहीं थी, अंग्रेजों के लिए अलग, इंडियंस के लिए अलग। इंडियन सोल्जर्स और सिविल सर्वेंट्स थे, उनको इल ट्रीटमेंट दिया जाता, उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता था। उनकी सैलरी लो होती थी, उन्हें हायर पोस्ट नहीं दी जा सकती थी, दी जाती नहीं थी, सकती तो थी, दी जाती नहीं थी। अब अगर सोशल एंड कल्चरल रीजन्स की बात करें तो कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होती हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, मुस्लिम धर्म की हो, उसमें इन लोगों ने इंटरफेरेंस किया, जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स भड़क गए लोगों में। लैक्स लॉ की एक्ट ला दिया 1850 में, इसको रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट भी बोल देते हैं। मिशनरीज को फ्री हैंड दे दिया कि जाओ अपने तुम क्रिश्चियनिटी को प्रचार प्रसार करो, और जाके क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम जो भी क्रिश्चियनिटी में आना चाहते हैं उनको क्रिश्चियनिटी में बुला लो, क्रिश्चियन बना लो। मतलब हिंदू गॉड्स को रिडिक्यूल्ड किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। मॉस्क और जो टेंपल की, जो मंदिर की जो ज़मीन थी, उन पर टैक्स लगा दिया गया। अगर मिलिट्री रीजन्स की बात करें तो मिलिट्री रीजन्स में हमारे आएंगे कि सबसे बड़ा तो होता है कि इनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स के साथ उन्होंने खेल दिया। रिलीजियस सेंटीमेंट्स में उन्होंने इंटरफेरेंस कर दिया अंग्रेजी शासन में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और डिस्क्रिमिनेशन बहुत था कि अंग्रेजों को हाई सैलरी मिलती थी, इंडियंस को लो सैलरी मिलती थी, हायर पोस्ट नहीं थी उनके लिए। और कैंपेन करा दिए, ओवरसीज कैंपेन करा दिए। और इंडिया में वैसे भी उस समय समुद्र को पार करना मतलब अपने कास्ट या रिलीजन को खो देना मतलब। तो जैसे ही कैंपेन करके वो लोग लौटते थे तो वहाँ के लोग, जो भी गांव विलेज के लोग होते थे, वो उनको स्वीकार नहीं करते थे, कास्ट से लगभग अलग कर देते थे। और एक और थोड़ा कारण हो सकता है कि मिलिट्री कैंपेन्स ना बहुत ज़्यादा हो जाते थे, उनको कोई ब्रेक नहीं मिलता था बीच में। तो ये भी एक रीजन बन गया मिलिट्री रीजन्स। अगर हम लीडर्स की बात करें कि लीडर्स कई प्लेसेस पे अलग अलग लीडर्स थे, तो कौन सा लीडर किस जगह से उन्होंने रिवोल्ट का नेतृत्व किया ये हम देखते हैं। दिल्ली में अगर देखें बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया। लखनऊ का अगर देखें तो बेगम हजरत महल, उन्होंने लखनऊ से रिवोल्ट का नेतृत्व किया। कानपुर से देखिए तात्या टोपे और नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जी ने, और बिहार से कुंवर सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया, इस रिवोल्ट का। अगर फेल्योर देखें कि रिवोल्ट तो हो गया, इसके रीजन्स भी बहुत थे, अच्छे लोगों ने इसको लीड भी किया, लेकिन मतलब ऐसा इतने अच्छे लीडर्स ने लीड कर रहे हैं, लेकिन ये फेल क्यों हो गया? कॉजेज क्या हो गए इसके फेल होने के? इसके भी कई कारण थे। कई सेक्शंस थे इंडियंस के, जैसे बुद्धिजीवी लोग कह सकते जिन्हें, वो सेक्शंस ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया, नहीं बोले ये जो रिवोल्ट हो रहा है ना ये गलत है,
इन सर्टेन सेक्शंस ने ना ब्रिटिशर्स का सहयोग कर दिया, हेल्प कर दी इनकी। ब्रिटिश एंड मद्रास आर्मी जो थी वो लॉयल रहेगी ब्रिटिश शासन के साथ, लॉयल रही। सॉरी, ब्रिटिश बंगाल होगा, सॉरी। नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक इसका सीमित था, ये किसी और इलाके में पहुंच ही नहीं पाया। जब नहीं पहुंच पाया तो ऑब्वियसली सी बात है कि लिमिटेड एरिया में रहेगा तो उसको दबाना आसान हो जाएगा। और ब्रिटिश आर्मी की सुपीरियरिटी थी, लाइक उनके पास आर्म्स बहुत बड़े अच्छे थे, सेना बड़ी थी। एक उनके बीच में एक सामंजस्य था, जो इंडियन सोल्जर्स के सेपॉइज जो म्यूटनी कर रहे थे, वो रिवोल्ट कर रहे थे लोग, उनके पास नहीं था, सुपीरियरिटी नहीं थी उनके पास। आर्म्स नहीं थे अच्छे, वो तो जो मारा उनको ले लेते थे, कोई वेपन्स अच्छे नहीं थे। और सबसे बड़ी कमी कह सकते हैं लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप नहीं थी इनके पास, लैक ऑफ लीडरशिप थी, स्ट्रैटेजी कोई नहीं थी, चल रही थी बस, जो मिल्ला मार दे रहे थे उसको, अंग्रेजों को। और सबसे बड़ा बात फ्यूडल था कैरेक्टर, जो रिवोल्ट था ये फ्यूडल इन कैरेक्टर था। अब इम्पैक्ट ये तो हो गया, फेलियर हो गया, स्टार्ट हो गया, लड़ लिए, लीडर्स को देख लिया, इसका फेलियर का कारण भी देख लिया। अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या क्या हुए, रिवोल्ट हो गया, इसके इम्पैक्ट क्या क्या हुए। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया, ट्रांसफर कर दी गई पावर क्राउन के हाथों में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ गया, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल को वॉइसराय से चेंज कर दिया गया, वॉइसराय नाम कर दिया गया, डायरेक्टली अपॉइंटेड होता था ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। एक ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक पोस्ट बना दी गई, इसमें 15 लोगों की, 15 मेंबर्स की काउंसिल बना दी गई इसके साथ, इसके मदद के लिए। कौन है? ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इंडियन सिविल सर्विसेज में कंपटीशन के बेस पे शुरू कर दी गई। अपॉइंटमेंट जो होने लगे ICS में, इंडियन सिविल सर्विसेज में, वो कंपटीशन के बेस पे होने लगे। एनेक्सेशन को बंद कर दिया गया, बोले नो मोर एनेक्सेशंस, अब कोई भी राज्य को हड़प नहीं किया जाएगा, नो एनेक्सेशंस में। अब बात आती है, हम स्टार्ट में बोले थे कई स्कॉलर्स में मतभेद आते हैं रिवोल्ट को लेके। अब व्यूज़ देखते हैं, कुछ स्कॉलर्स के व्यूज़ देखते हैं कि क्यों, क्या क्या इन्होंने बोला रिवोल्ट के बारे में। अगर जॉन लॉरेंस की बात करें, इनका कहना था कि सेपॉय म्यूटनी थी, पैट्रियोटिक एंड सेल्फिश। पैट्रियोटिक तो थी लेकिन ज़्यादा थी, ओवर पैट्रियोटिक एंड सेल्फिश, जॉन लॉरेंस के अकॉर्डिंग। अगर रीज की बात करें, इन्होंने कहा कि वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी थी, हिंदू और मुस्लिम का ये संयुक्त युद्ध था क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। इन्होंने इसको धर्म युद्ध ही बता दिया कि क्रिश्चियनिटी को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम एक हो गए। अगर होम्स की बात करें, TR होम्स की बात करें, तो इन्होंने कहा कि वॉर बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। इन्होंने कह दिया कि युद्ध है भाई, ये सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म के बीच का युद्ध है। ये हम लोग सिविलाइज हैं बोले, और ये इंडियंस जो है बार्बरिज्म है। ये सिविलाइजेशन को दबाना चाहते हैं, वो जंगल राज चाहते हैं, बेवकूफ़ थे ये लोग। और जो सर सैयद अहमद खान जी थे, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो रिवोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये ऐसे पहले भारतीय थे, इंडियन थे, जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट के बारे में लिखा। हमारे VD सावरकर जी बोलते हैं कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस का, इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस का पहला वॉर था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार जी कहते हैं कि ये ना तो पहला था, पहला राष्ट्रीय आंदोलन था या राष्ट्रीय विद्रोह था, रिवोल्ट था, और ना ही स्वतंत्रता के लिए था। RC मजूमदार जी का कहना है कि ना तो ये राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता के लिए था। जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि ये वॉर नहीं, ये फ्यूडल आउटबर्स्ट था फ्यूडल चीफ्स के खिलाफ। मतलब राजा रानी लड़ रहे थे अंग्रेज शासन के खिलाफ, कुछ नहीं था।
सुरेंद्र नाथ सेन जी ने कहा कि ये जो युद्ध है, ये वॉर है, जो रिवोल्ट है, ये स्टार्ट तो हुआ था धर्म की रक्षा के लिए, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन को सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन आगे चलते चलते ना ये स्वतंत्रता की लड़ाई में चेंज हो गया। ये हमारा 1857 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए, ब्रीफ में बोला, आगे जाके हम एक बड़ी सीरीज भी लेंगे इसके ऊपर। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल। एक किताब है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1859, इसके राइटर हैं कार्ल मार्क्स। विच, एक अलग क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफिसर सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ झांसी? किस ऑफिसर ने झांसी के रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया? ही वॉज हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन लखनऊ? लखनऊ में जो रिवोल्ट चल रहा था उसको सप्रेस किसने कर दिया? वो थे कॉलिन कैंपबेल। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट thestudymaniac.com पे जाके ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।